Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 23rd of November 2021, Tuesday. Inspiration of the day is Success is the child of audacity. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let us start with article number 1 given on page number 1. Bears on prowl indices retreat most in 7 months. This news is all about Indian stock market. Recently, we all have seen that Indian stock market has been registering a record high in number of indices, whether it is Sensex or Nifty. But on Monday, the Indian stock market posted their sharpest decline, nearly 7 months low on Monday. Why this happens? Because there are number of factors that impacted the investor sentiments and that may lead to the sharpest decline in the stock market, more specifically in the Indian stock markets. जब भी हम स्टॉक मार्केट की सिचुएशन को डिपिक्ट करते हैं तो देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो कि एक स्पेसिफिक मीनिंग का नोट करते हैं, उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि बियर मार्केट, बुल मार्केट, चिकन मार्केट और इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं. डेफिनेटली आई कैन नॉट डिस्कस ईच वर्ड हेयर, बट बेयर और बुल ये वर्ड हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स या व्यूअर्स जानते भी होंगे इसके बारे में. अ बुल मार्केट इज़ अ मार्केट दैट इज़ ऑन द राइज वेयर the conditions of the economy are generally favorable. We call that particular market is bull market. Whereas a bear market exists in an economy that is receding. It means that is seeing the recessionary conditions and where most of the stocks are declining in terms of their value. So in a very simple words, bull market means increasing, bear means decreasing value. और इसको अगर आप ऐसे याद करना चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं. जब जब भी बुल चलता है तो वो हमेशा सर ऊपर करके चलता है, whereas जब भी बेयर चलता है तो वो हमेशा सर नीचे करके चलता है. और इसी कंसेप्ट को लेकर के बेसिकली बियर और बुल मार्केट को कन्वर्ट किया जाता है. तो यहाँ पर बियर की बात हुई तो इट मीन्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट है दैट इज़ seeing a sharpest decline or seeing a decline in terms of the stock values. यहाँ पर एक और word use हुआ है that is the word prowl. Prowl means simply स्निक करना होता है. स्निक करना या छिप कर जाना या तलाशी करना. जनरली इस वर्ड को तब यूज़ किया जाता है जब कोई जो हंटर होता है वो शिकारी या कोई शिकार कर रहा होता है तो बहुत ही धीरे धीरे कदमों से धीरे धीरे पैर से आता. तो वी कॉल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और वॉकिंग अ स्प्रॉल और अ स्नीक. So in English, prowl means a move about in or as if in a predatory manner. तो यहाँ पर प्रॉल वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? गाय की जो मार्केट है वो बेयर फॉर्म में रिएक्ट कर रही है, बट इट इज़ नॉट टोटली बेयर, इट इज़ एक्चुअली प्राउलिंग. इट मीन्स इट इज़ सेंसिंग द investor sentiment and market situation, and that is why it is going in a bear format or bear manner. That is why it is going in a declining situation. अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि 7 महीनों से बढ़ती हुई स्टॉक मार्केट को सडनली डेक्लाइन सिचुएशन पर ले आए हैं. सबसे अगर इम्पोर्टेंट रीज़न की बात करें तो रिसेंटली जो पेटीएम की जो लिस्टिंग फ्लॉप हुई है दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न. इसके अलावा देर इज़ अ शार्प ड्रॉप इन द शेयर्स ऑफ इंडेक्स ऑफ हैवी वेट रिलायंस इंडस्ट्री. RIL के जो स्टॉक्स हैं उनमें एक शार्पेस्ट डिक्लाइन देखा गया है एंड द रोल बैक ऑफ द farm loss. So these are the domestic factors that are actually impacting the stock market. तो पेटीएम के जिस तरह से फियास्को हुआ, जिस तरह से रिलायंस RIL के जो स्टॉक्स हैं, हैवी वेट स्टॉक्स होते हैं RIL के, तो उनमें जो डेक्लाइन देखने को मिला एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो फार्म लॉ वापस लिए हैं गवर्नमेंट ने, इन सब फैक्टर्स की वजह से जो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउन हुआ है एंड दैट मे लीड्स टू दिस और दैट माइट लीड टू दिस पर्टिकुलर शार्पेस्ट डेक्लाइन.
तो ये तो सारे रहे डोमेस्टिक फैक्टर्स। अगर इंटरनेशनल फैक्टर्स की बात करी जाए तो इंटरनेशनल फैक्टर्स भी ऐसे हैं, कुछ हुए हैं रिसेंटली, कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को, और इंडियन स्टॉक मार्केट को नहीं, जितने भी डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के स्टॉक हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं इन फैक्टर्स की वजह से। कौन कौन से? जिस तरह से यूरोप में कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं इस समय। यूरोप इज़ फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम और चैलेंजेस इन टैकलिंग विद दिस कोविड-19 सिचुएशन। तो रिजरेक्शन जिस तरह से हो रहा है कोविड-19 का यूरोप में, उसकी वजह से पूरे जो दिन डेवलप्ड इकोनॉमी है दे आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अ सर्टन टाइप्स ऑफ अनसर्टनिटी। इसके अलावा यूएस फेडरल ने जो टेपरिंग करी है अपने फाइनेंसेस में, इकोनॉमी में, उसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स के जो माइंड हैं दैट आर नॉट सीइंग एनी सर्टेनिटी इन इवन इंटरनेशनल मार्केट। इन इंट्राडे ट्रेड द सेंसेक्स ड्रॉप एज मच एज 2.7% बिकॉज ऑफ दीज नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल फैक्टर्स। तो सेंसेक्स में 2.7% का फॉल देखा गया था। 30 shares index recouped some losses at the end of the session. However, the total loss was approximately 8.2 trillion of investors' wealth. Can you imagine this amount? This is a very huge amount on in just one day. अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी जो ओवरऑल डिक्लाइन रहा वो 1.9% का रहा, और इन टर्म्स ऑफ पॉइंट इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 348.3 पॉइंट्स। और ऐसा कहा जा रहा है अप्रैल 12 के बाद से ये सबसे शार्पेस्ट डिक्लाइन रहा इन अ सिंगल डे, जिसमें सेंसेक्स ने एक ही दिन के 4 सेशंस में, पास्ट अगर 4 सेशंस की बात करी जाए तो सेंसेक्स ने अप्रॉक्सीमेटली 3.7% का लॉस रजिस्टर किया है। और इन टर्म्स ऑफ पॉइंट इफ यू टॉक अबाउट 2253 पॉइंट का जो लॉस है वो केवल अकेले 4 सेशन में सेंसेक्स ने रिकॉर्ड किया, एंड दैट इज़ द अंडर परफॉर्मिंग मोस्ट ग्लोबल पीयर्स। तो जैसे काउंटर पार्ट कंट्रीज हैं उनकी कंपैरिजन में सेंसेक्स जो रहा, सेंसेक्स इंडाइसेस जो रहा, दैट वाज द वर्स्ट परफॉर्मर्स। अगर टॉप सेंसेक्स लूजर्स की बात करी जाए तो बजाज फिनांस, बजाज फिन सर्विसेज, रिलायंस, एनटीपीसी एंड टाइटन कंपनीज, और या इनके स्टॉक जो रहे सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस या टॉप लूजर्स रहे इन सेंसेक्स इंडाइसेस। सेक्टर्स की बात करें, अगर बीएससी के सेक्टरल परफॉर्मेंस को देखें, जो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहे थे, ये तो कंपनीज की बात थी। सेक्टर्स की अगर बात करी जाए तो रियलिटी, एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, ऑयल एंड गैस। और कहीं ना कहीं आप देखें तो रॉ मटेरियल और जो शॉर्टेज वाले ऐसे सेक्टर जो कि रॉ मटेरियल, कमोडिटीज़ या क्रूड ऑयल पर डिपेंड कर रहे हैं, उनमें ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है। और इस फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें, कैलेंडर ईयर की बात करें, यानी 2021 की बात करें, तो टिल नाउ फ्रॉम जनवरी दिस इज़ द थर्ड स्टीपेस्ट फॉल। इससे पहले फॉल कब देखा गया था? 2 फॉल आए थे। देखिए आप फरवरी 26 में जो सेंसेक्स था, जो इंडाइसेस थे, वो फॉल किए थे अप्रॉक्सीमेटली 1939 पॉइंट। इसके बाद अप्रैल 12 में फॉल देखा गया था 1707.9 का, और अप्रैल 12 के बाद नवंबर 22 में, यानी कल के मंडे के दिन, ये थर्ड लार्जेस्ट या बोल सकते हैं स्टीपेस्ट फॉल स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है, दैट इज ऑफ पॉइंट 1170.1। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। इंडिया यूएस सेट टू रिवाइव ट्रेड पॉलिसी फोरम आफ्टर 4 years। कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस भी किया था कि यूनाइटेड स्टेट के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, और इसका जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो यही है कि ट्रेड रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना। और इंडिया का जो TPF है, TPF स्टैंड्स फॉर ट्रेड पॉलिसी फोरम, जो कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट का बाईलेटरल फोरम था फॉर डिस्कशन ऑन ट्रेड रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड इश्यूज, उसको भी रिवाइव किया जा रहा है आफ्टर 4 years। और ट्रम्प के बाद दिस इज़ गोइंग टू बी द
one of the important trade related or bilateral negotiation between India. अगर आपको between India and US, अगर आपको याद हो तो जब डोनाल्ड ट्रंप का जो टर्म था वो ख़त्म होने वाला था, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे और उसमें बहुत ज़्यादा इस बात की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि जो स्पेसिफिक डील होने वाली है इंडिया और US के बीच में वो फाइनल हो जाएगी। हालांकि वो डील फाइनल नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इश्यूज और बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रिजर्वेशंस दैट इंडिया हैज़ एट दैट टाइम और इंडिया हैड एट दैट टाइम। हालांकि इस मीटिंग में भी जो ये अपकमिंग मीटिंग होने वाली है इंडिया और US के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंडिया के जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके बीच में, इसमें भी इस बात को बहुत क्लियर कर दिया गया है कि अभी फ़िलहाल के लिए वो ट्रेड डील नहीं फाइनल हो रही है। इस पर्टिकुलर मीटिंग का पर्पस ये है कि जो इंडिया की ट्रेड पॉलिसी फोरम TPF जो कई सालों से डोमेंट सिचुएशन में पड़ा था उसको रिवाइव किया जाए। सो इट इज़ एन अटेम्प्ट टू foster trade and investment flow between these two nations. But yes, there is no chance, no opportunity for signing any ट्रेड डील जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग है इंडिया और US के बीच में। तो 2 दिन की विजिट में है US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जहां पर हाई टैरिफ मार्केट एसेस रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इन पर मेजरली फोकस किया जाएगा ड्यूरिंग बायलैटरल नेगोशिएशन। और अगर बहुत स्पेसिफिक बात करें तो जो डिजिटल ट्रेड रिलेटेड जो मेजर्स हैं, जहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवी और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, डेटा लोकलाइजेशन, उसको लेकर भी डिस्कशन होगा। तो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ डिस्कस किए जा सकते हैं। हाँ, और ये जो मीटिंग है ये ज़रूर डिसाइड करेगी कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया और USA के बीच में वो ट्रेड डील जो फाइनल होने वाली थी वो होगी कि नहीं होगी। बाइडन का जो रेजीम है वो इंडिया के लिए कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड विद US और बिटवीन US और इंडिया। तो ये मीटिंग हम ये कह सकते हैं इट विल बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग दैट विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन or the relation between, more specifically business or trade relation between India and USA. So these are the statement that has been given by the USTR और US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, और उनके जो काउंटर पार्ट हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल, उनका ये स्टेटमेंट है। हालांकि दोनों ही जो साइड्स हैं दे आर मोर पॉजिटिव, बट लेट्स सी कि क्या इसमें डिस्कशन होता है और किस तरीके से ये मीटिंग मूव ऑन होती है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। आफ्टर फार्म एक्ट रिपीज गवर्नमेंट मे टेबल सीड्स बिल इन विंटर सेशन। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद फाइनली गवर्नमेंट ने जो 3 फार्म बिल्स थे उनको रिपील कर दिया था। बट इस रिपील के बाद या इस रोल बैक के बाद अब बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आ रही हैं कि जो अपकमिंग विंटर सेशन है पार्लियामेंट का, इसमें गवर्नमेंट बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो फार्म एक्ट हैं उनको फिर से रख सकती है, या हम ये बोल सकते हैं ऐसे इम्पॉर्टेंट फार्म्स बिल, एक्ट करना तो सही नहीं होगा, ऐसे इम्पॉर्टेंट फार्म्स बिल जो कि पेंडिंग हैं उनको अब गवर्नमेंट रखेगी। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये जो बिल्स हैं दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट द फार्मर्स इन इंडिया, और इसी को लेकर के जो फार्मर्स हैं, जो फार्मर यूनियन है, उन्होंने फिर से गवर्नमेंट को वार्न किया है कि अगर इस तरह के बिल वापस से पार्लियामेंट में रखे जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं फार्मर्स को, उनकी इनकम को, उनके लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करेंगे, तो जो ये प्रोटेस्ट है ये कंटिन्यू रहेगा और इवन और ज़्यादा एग्रेसिव फॉर्मेट में दे विल प्रोटेस्ट। तो इसी पर्टिकुलर जो विंटर सेशन में जो एक्ट जो बिल रखने वाली है गवर्नमेंट फार्म से रिलेटेड, फार्मर से रिलेटेड, उसी के बारे में ये न्यूज़ है। तो सेंटर आफ्टर द रिपील ऑफ फार्म्स एक्ट may bring in another important piece of legislation that is concerning with the farmers in the form of long pending bill, that is seeds bill। seeds bill को इस बार विंटर के जो सेशन होंगे पार्लियामेंट में उसमें प्रेजेंट किया जाएगा, एंड दिस विल बी इन द फोर्थकमिंग विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। और अगर इस बिल की बात करें सीड्स बिल की, तो उसको 2019 में प्रिपेयर किया गया था, 2019 में प्रिपेयर किया गया था। और इसका सीधा साधा रीज़न ये है, जो गवर्नमेंट का साइड है उसमें ये रीज़न दिया जा रहा है कि जो सीड्स बिल 2004 है
उसमें जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उन शॉर्ट कमिंग्स को रिमूव करने के लिए, उन शॉर्ट कमिंग्स को हटाने के लिए ये नया बिल गवर्नमेंट प्रेजेंट कर रही है पार्लियामेंट में, विच वॉज प्रपोज टू रिप्लेस द सीड एक्ट ऑफ 1966। तो आप याद रखेंगे कि इससे पहले सीड्स एक्ट 1966 था, उसके बाद सीड्स बिल 2004 आया, देन नाउ गवर्नमेंट इज प्रेजेंटिंग द सीड बिल 2021। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो सीड्स बिल 1966 में जो कमियां थी, जो खामियां थी, जो शॉर्ट कमिंग्स थी, वो 2004 के बिल में एड्रेस नहीं करी गई। जैसे कि क्वालिटी ऑफ सीड्स को लेकर के कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखा या कोई ऐसा क्लॉज नहीं था। जो प्रोडक्शन और सप्लाई, फार्मर्स को किस तरह सप्लाई करी उसके मैकेनिज्म को लेकर भी सीड बिल 2004 में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं था या वो इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिले जो गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही थी। तो गवर्नमेंट इसलिए अब ये नया बिल रखने जा रही है पार्लियामेंट में। एंड द बिल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर mandatorily registering all varieties of seeds, empowers the government to fix their prices, and authorizes the center to reconstitute the central seed committee which will be responsible for its implementation। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये ड्राफ्ट बिल है 2019 का, ये क्वालिटी ऑफ सीड्स के मैटर को भी रेगुलेट करेगा। इसके अलावा जो प्रोडक्शन और सप्लाई होती है सीड्स की, जो फार्मर्स को जो सप्लाई होती है सीड्स की, इस मैकेनिज़्म को भी फैसिलिटेट करेगा। और इस पर्टिकुलर बिल के तहत गवर्नमेंट को एम्पावर किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जितनी भी वैरायटीज़ हैं सीड्स की उन सबको रजिस्टर करेगी। और गवर्नमेंट के पास ये भी पावर होगी कि किसी भी तरह की कमेटी या पैनल सेट करेगी जो इस तरह के जो नया बिल आ रहा है 2019 का जो ड्राफ्ट बिल है जो केस में प्रेजेंट होने वाला है, इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान रखिए। द बिल एग्जेम्प्ट द फार्मर्स फ्रॉम रजिस्टरिंग द सीड दे डेवलप्ड इफ दे डू नॉट सेल देम। तो इसमें एक और क्लॉज है कि अगर फार्मर्स अपने सीड खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर उन्हें उस पर्टिकुलर सीड को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा फार्मर्स आर अलाउड टू सो, exchange and sell their farm seeds and planting material without having to conform to the prescribed minimum limit of germination, physical purity and genetic purity। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये कि अगर फार्मर्स जो हैं वो खुद अपने सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं और अगर वो उन्हें सेल नहीं कर रहे हैं तो उन्हें उस पर्टिकुलर सीड को रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फार्मर्स आर अलाउड टू सो, एक्सचेंज एंड सेल देयर फार्म सीड्स and planting material without having to confirm the prescribed limit of germination, physical purity and genetic purity जो कि अभी तक रिक्वायर है। तो ड्राफ्ट बिल में गवर्नमेंट का ये कहना है बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए हैं जो कि फार्मर्स को फैसिलिटेट करेंगे सीड्स प्रोक्योरमेंट को लेकर के। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, हालांकि बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है इस ड्राफ्ट बिल पर, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स देयर इज़ अ पेनाल्टी ऑफ 5 lakhs किस पर, फॉर सेलर्स ऑफ स्प्यूरियस सीड्स और इम्परसूडमेंट ऑफ 1 year और बोथ। तो ऐसा कोई इंडिविजुअल जो कि किसी भी तरह के गलत सीड्स या स्प्यूरियस सीड्स या ऐसे सीड जो कि क्वालिटी पैरामीटर्स पर नहीं उतरते हैं, ऐसे सीड्स को सेल करता हुआ पाया गया तो उस पर 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी और 1 साल का इम्परसूडमेंट भी फिक्स किया जा रहा है। करंटली पेनल्टी इज मच लेस स्टिफ इन 2004 बिल। हालांकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यस कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि देयर इज़ अ पेनल्टी एंड ह्यूज पेनल्टी इफ एनी इंडिविजुअल फाउंड सेलिंग द स्प्यूरियस सीड्स। इसके अलावा एक लेबल की बात हो रही, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड, एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ किया गया है ऐसे सीड्स के लिए जो कि रजिस्टर्ड हैं, जो क्वालिटी पैरामीटर्स पर खरे उतर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रूथफुली लेबल्ड सीड इन द ड्राफ्ट बिल हैज़ बीन केप्ट वॉलेंटरी। तो अगर सीड बेचने वाले चाहें तो वो लेबलिंग कर ले सकते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्वालिटी पैरामीटर्स में चेकिंग करा सकते हैं। अदरवाइज दिस पर्टिकुलर लेबल विल बी वॉलंटरी, सबके लिए मैंडेटरी नहीं होगा। ये तो सारे हो गए कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स। कंट्रोवर्शियल क्लॉज क्या है जिसको लेकर के फिलहाल के लिए जो यूनियन है फार्मर की वो प्रोटेस्ट कर रही है। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्लॉज ऑफ द ओरिजिनल ड्राफ्ट बिल इज दैट इट इनेबल्स द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 टू डील विद ऑल कंप्लेंट्स रिलेटेड टू अनप्रोडक्टिव सीड्स। तो
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को एम्पावर किया जा रहा है कि आप जो सीड बिल से रिलेटेड जो भी कंप्लेन आएंगी, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाएंगी। तो मार्केट रेगुलेटर या हो सकते हैं मार्केट रेगुलेशन की तरह सीड्स मार्केट को कन्वर्ट करने की बात चल रही है in terms of complaints. So several farmer groups have complained that Consumer Protection Act is not always the right platform on which a farmer can get justice in terms of seeds, and the process is usually long and cumbersome. तो अभी के लिए इसी पर्टिकुलर क्लॉज पर ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, लेकिन फाइनली अभी ड्राफ्ट पर भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कौन सा ड्राफ्ट रखा जाएगा, कौन सा बिल पास होगा। फाइनली एक्ट के फॉर्म में क्या आता है, देर आर लॉट ऑफ अनसर्टनिटीज, बट येस दीज आर द फ्यू की पॉइंट्स दैट यू कैन सी एंड डेफिनेटली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सीड बिल। हालांकि इस बिल को लेकर भी बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कहा किसी भी तरह का बिल, सीड बिल ही नहीं, किसी भी तरह का बिल जो कि फार्मर्स की लाइवलीहुड को अफेक्ट करेगा, हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमसे बायलैटरल नेगोशिएशन के बाद वो बिल नहीं रखा जाता। इसके अलावा एक और यहाँ पर छोटी सी न्यूज़ दी हुई दैट इज रिलेटेड टू द फार्म बिल। सुप्रीम कोर्ट पैनल मेंबर टू टेक कॉल ऑन रिपोर्ट आफ्टर लीगल कंसल्टेशन। अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था और उसी पैनल ने रिकमेंड किया था कि ये जो 3 फार्म लॉ बिल हैं ये इनको रिपील किया जाए, और इसके अलावा बहुत सारी और भी रिकमेंडेशन दी थी एमएसपी मैकेनिज्म को लेकर के। हालांकि रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी आया है मिस्टर अनिल के द्वारा कि अगर 23 जो क्रॉप्स हैं जिन पर एमएसपी गारंटीड एमएसपी मांगी जा रही है, अगर वो गारंटीड एमएसपी 23 क्रॉप्स पर दे दी जाती है तो जो कंट्री है वो बैंक करप्ट हो जाएगा, इंडिया विल बी बैंक करप्ट। हालांकि ऑल दीज आर द एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट्स, इनका कितना रिसर्च बेस है इस पर अभी कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन मिस्टर अनिल जो हैं इज़ द पार्ट ऑफ 3 मेंबर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी ऑन फार्म्स लॉ, और उन्होंने कहा है कि ही विल डिसाइड ऑन वेदर द रिलीज ऑफ पैनल्स रिपोर्ट आफ्टर एनालाइजिंग द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एंड क्लेम दैट 2 अदर मेंबर्स हैव गिवन हिम द फ्रीडम टू टेक अ कॉल। तो ऐसा कई बार से इस चीज़ को लेकर के क्या कहते हैं आवाज़ भी उठ रही है कि जो भी पैनल कॉन्स्टिट्यूट हुआ था जिसने रिकमेंडेशंस दी थी, उस पैनल की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, उनको रिलीज़ किया जाए। सो द पैनल आफ्टर स्टडिंग द 3 फार्म्स लॉ एंड कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर हैड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द एपेक्स कोर्ट ऑन मार्च 19 को ये रिपोर्ट सबमिट करी थी, एंड सिंस देन द रिपोर्ट हैज़ नॉट बीन मेड पब्लिक despite Mr. Anil having requested the Chief Justice of India in a letter dated on September 1 कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया जाए। लेट द फार्मर्स सी की जो पैनल कॉन्स्टिट्यूट हुआ है उसने किस तरह की रिकमेंडेशन दी हैं फार्म्स लॉ को लेकर के। हालांकि गवर्नमेंट का भी कहना है, कई सारे जो रिपोर्ट आती है उनका ये कहना है कि जो रिपील हुआ है जो फार्म लॉ, दैट पर्टिकुलर डिसीजन हैज़ बीन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैनल। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कमेटी भी इंडिया में बनी थी जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है MS स्वामीनाथन की कमेटी, जिन्होंने हमेशा से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को फोकस किया है। अगर आपको पता हो तो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन November 18, 2004 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, और इसी के बाद से इन्होंने कई सारी कमेटीज़ फॉर्म करी गई जिसमें एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स को लेकर के भी रिकमेंडेशंस दी गई। तो स्वामीनाथन की जो कमेटी है दैट इज़ वन ऑफ द वेरी रेनाउंड और बोल सकते हैं कि फेमस या इंपॉर्टेंट कमेटी रही इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। और द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स चेयर्ड बाय दिस पर्टिकुलर एमिनेंट पर्सनालिटी प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 5 रिपोर्ट्स अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर 2006 में सबमिट करी थी। And following from the first 4, the final report focused on the cause of farmer distress and the rise in farmer suicide and recommends addressing them through holistic national policy from farmers. और इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, इरिगेशन है, क्रेडिट इंश्योरेंस है, फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर कॉम्पिटिटिवनेस, इसको लेकर के कई सारी रिकमेंडेशंस दी गई थी।
हालांकि स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की यहाँ बात नहीं हो रही है, हम देख लेते हैं। एससी पैनल ने फिलहाल के लिए जो मिस्टर अनिल हैं, एक मेंबर हैं, 3 मेंबर की कमेटी थी, इन्होंने कहा है कि अगर लीगल कंसल्टेशन में अलाउ हो जाता है कि हम अपनी रिपोर्ट या अपनी रिकमेंडेशन को ओपन कर सकें, तो वी आर एक्चुअली रेडी टू ओपन आवर रिकमेंडेशंस। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। पीएमसी डिपॉजिटर्स मे गेट मनी ओवर 10 years. So, draft amalgamation scheme of Punjab and Maharashtra Cooperative Bank PMC will, with Unity Small Bank or SFB, allow quick relief to depositor with saving up to rupees 5 lakhs. If you are aware about the banking and finance industry, you might be knowing that PMC में जो स्कैम रिलेटेड जो डिस्ट्रेस सिचुएशन जनरेट हुई थी, जहाँ पर डिपॉजिटर्स को मना कर दिया गया था, या PMC ने बैंक ने बोला था कि दे आर नॉट एबल टू रीपे और रिटर्न बैक द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटर्स। तो फाइनली उसको RBI ने तुरंत संज्ञान में लिया था, और इसके बाद अभी आगे आने वाले 10 सालों में जो डिपॉजिटर्स हैं उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो अपना मनी धीरे धीरे बैंक से निकाल सकते हैं। तो धीरे धीरे मतलब 10 साल का टाइम दिया गया, तुरंत इमीडिएटली नहीं। तो ऐसे डिपॉजिटर्स जिनकी जो सेविंग्स हैं वो 5 लाख से ऊपर हैं, ऐसे बहुत सारे डिपॉजिटर होंगे जिनकी सेविंग्स 5 लाख से ऊपर होगी पीएमसी बैंक में। पीएमसी स्टैंड्स फॉर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। और इसी के बाद से अगर आपको पता हो तो कोऑपरेटिव बैंक्स पर शिकंजा टाइट कर लिया था आरबीआई ने, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत सारे स्कैम्स या करप्ट प्रैक्टिसेस देखने को मिली थी। हालांकि इस बात पर भी कोई डाउट नहीं है कि कोऑपरेटिव बैंक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। बट येस, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स का जो रेगुलेशंस था वो डुअल था। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स अलग तरीके से काम कर रहे थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटेड अदर तरीके से काम कर, जो मल्टी स्टेट थे जिनको हम बोलते हैं, उन पर अलग रेगुलेशन था। आरबीआई का रेगुलेशन किसी किसी फंक्शन पर था, किसी किसी फंक्शन पर नहीं था। तो मल्टी रेगुलेशन था, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव बैंक्स की जो फंक्शनिंग थी वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थी, और कहीं ना कहीं स्कैम या करप्ट प्रैक्टिसेस से इम्पैक्ट हो रहे थे ये कोऑपरेटिव बैंक्स, और जिसमें पीएमसी वाज द क्लासिकल एग्जाम्पल। तो फिलहाल के लिए एक ड्राफ्ट अमेलगमेशन स्कीम प्रेजेंट करी गई है पीएमसी के लिए, जहां पर उसको उसके डिपॉजिटर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो अगर उनकी सेविंग 5 लाख तक हैं तो वो अपने पैसे धीरे धीरे पीएमसी से आगे आने वाले 10 सालों में निकाल सकेंगे। एंड इफ स्कीम गेट्स अप्रूव्ड, 96% ऑफ डिपॉजिटर विल गेट देयर फुल मनी स्ट्रेट अवे आफ्टर पीएमसी इज मर्ज विद यूनिटी SFB, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक से मर्ज किया गया था ये सारे प्रॉब्लम के बाद से पीएमसी को। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर के बाद से अगर ये स्कीम अप्रूव हो जाती है तो डेफिनेटली 96% जो डिपॉजिटर्स हैं इस पर्टिकुलर पीएमसी बैंक के, दे विल गेट सर्टन शॉर्ट ऑफ रिलीज। तो थोड़ा सा आप इसकी स्कीम के बारे में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 साल का एक या ये कह सकते हैं कि हम फेज़ दिया गया, 2 साल के बाद फिर 3 ईयर का फिर स्लैब दिया गया, फिर 4 साल का स्लैब दिया गया, फिर 5 साल का स्लैब दिया गया है। तो 2 साल के अंदर 50,000 का पैसा निकाल सकते हैं, 3 साल 1 लाख, 4 साल 3 लाख, और आप 5 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली 5.5 लाख रुपीज़ कैन बी withdrawn from the saving accounts or other deposits account. But yes, no interest to be paid for 5 years from March 31st to 2021 as per the current scheme. After 5 years, retail depositors हैं, they can earn approximately 2.75% interest. तो ये थोड़ा सा ड्राफ्ट अमेलगमेशन स्कीम प्रेजेंट करी गई है। लेट अस सी कि कैसे ये एग्जीक्यूट होती है, क्या इसको अप्रूवल मिलता है, जो डिपॉजिटर्स हैं जिनका हार्ड एंड मनी पड़ा हुआ है पीएमसी में, क्या वो रिटर्न होता है या नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एयरटेल बाइट्स द टैरिफ बुलेट। सो एयरटेल अबाउट 2 years द फाइनेंशियली डिस्ट्रेस टेलीकॉम सेक्टर में विटनेस अ कॉम्प्रिहेंसिव टैरिफ हाइक इंक्लूडिंग इन द prepaid category, which makes up for major chunk of the user base and revenue for any telco. So Bharti Airtel ने Monday को अनाउंस किया that they are going to hike their tariff up to 20%. तो टैरिफ 20% बढ़ा रहे हैं, इसके बाद जो एंट्री फीस है वो भी 25% तक इंक्रीज़ करी जा रही है। और इसी को देखते हुए एंटिसिपेशन है कि अदर्स जो टेलीकॉम कंपनीज है दे विल ऑल्सो फॉलो द सेम
पैटर्न। तो फाइनली जो टैरिफ रेट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं और इससे हो सकता है जो डिस्ट्रेस सिचुएशन जनरेट हुई है टेलीकॉम सेक्टर में वो थोड़ी सी सब्सिडाइज हो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एग्जेम्पशंस टू गवर्नमेंट ड्रॉ डिसेंट ऑन ड्राफ्ट डेटा बिल। तो जो ये विंटर सेशन आने वाला है पार्लियामेंट का, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट बिल जो है वो प्रेजेंट किए जाएंगे और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इंडिया में डेटा लोकलाइजेशन, डेटा स्टोरेज, डेटा यूजेस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। तो अब जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट होने वाला उसको लेकर के अदर कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। 2018 से इस बिल को प्रिपेयर किया जा रहा है और इस बिल को जो टेबल किया जाएगा पार्लियामेंट में ऑन ट्यूसडे यानी आज के दिन एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल इंट्रोड्यूस करने जा रही है गवर्नमेंट। दैट पर्टिकुलर बिल हैज़ फेसेस अपोजिशन फ्रॉम सम मेंबर ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जेपीसी के कुछ मेंबर्स जो हैं उन्होंने इस बिल को लेकर के अपने अपने रिजर्वेशंस रजिस्टर किए हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बोलें जिसको लेकर के ये रिजर्वेशंस हैं जो जो ये अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है फ्रॉम सम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मेंबर्स, वो है एग्जेम्पशन जो कि गवर्नमेंट को दिया गया है इन दिस प्राइवेट or personal data protection bill. So mostly because of the wide exemption given to the government in the final draft of the proposed legislation, and because of this exemption the number of few members of joint parliamentary committee is actually registering their opposition. तो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर के कुछ एग्जम्पशन दिए गए हैं गवर्नमेंट को पर्सनल डेटा को यूज़ करने के, किसी भी डेटा को यूज़ करने की, उसको लेकर के मेंबर्स का कहना है कि दैट पर्टिकुलर एग्जम्पशन कैन बी मिसयूज्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर एग्जम्पशन को मिसयूज़ कर सकती है इन ऑर्डर टू टारगेट इट्स अपोजिशन। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जेम्पशन दिया गया है वाइल फ्रेजिंग इट डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट एंड कंसल्टेटिव अप्रोच टेकन बाय द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसके बाद भी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री जेपीसी के मेंबर्स का कहना है कि ये जो एग्जम्पशन जो दिया गया है ये ठीक नहीं है। गवर्नमेंट कैन मिसयूज दिस पर्टिकुलर पावर बाय removing or sweeping the opposition parties or opposition members from the parliament। हालांकि कई सारे अदर मेंबर्स ने जो इसके अलावा अगर जेपीसी को छोड़ दें तो कई सारे एक्सपर्ट्स ने भी इस पर्टिकुलर इशू पर अपना कंसर्न जो है वो रजिस्टर किया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सीएनजी ईवीज कुड किल फ्यूल डिमांड टू ग्रोथ क्रिसल। सो डिमांड फॉर द पेट्रोल एंड डीजल इज गोइंग टू बी सीवियरली इम्पैक्टेड एज compressed natural gas, ethanol blending and electric vehicle get a push। तो इंडिया में जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को, एथेनॉल ब्लेंडिंग को और सीएनजी के यूजेस को प्रमोट किया जा रहा है। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा एथेनॉल ब्लेंडिंग को भी लेकर के हमने रिसेंटली न्यूज़ डिस्कस करी थी। तो इन सब रीज़न की वजह से क्रिसिल का ये कहना है कि जो पेट्रोल और डीजल की डिमांड है वो 1.5% की रेट से एनुअली फॉल करेगी एंड कंपेयर विद द अर्लियर डिकेड्स दैट वाज 4.9%। तो एनुअली 1.5% का फॉल देखने को मिलेगा इन द डिमांड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एंड द ट्रेंड विल ऑल्सो परसुएड बाय द पॉलिसी इंटरवेंशन एज इंडिया टारगेट द नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। वी हैव ऑल्सो डिस्कस दिस न्यूज़। तो क्रिसिल का ये कहना है कि डेफिनेटली इन पेट्रोल डीजल की डिमांड भी कम होगी और यस तो इसके अलावा जो ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर पर डिपेंड करती हैं उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। तो जो ऑयल कंपनीज हैं वो अब ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं इन ऑर्डर टू मेक अप देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन अपकमिंग डिकेड्स। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी कही जा सकती है जो कि इंडिया इस पर्टिकुलर डेक्लाइन से इंडिया के बहुत सारे टारगेट अचीव होंगे। तो एमिशन का जो टारगेट है वो भी अचीव होगा, एक नई इंडस्ट्री डेवलप होगी और जो डिपेंडेंसी है इंडिया की क्रूड ऑयल पर वो भी ख़त्म होगी, इंपोर्ट बिल जो है हमारे वो भी रिड्यूस होंगे। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो फिलहाल क्रिसिल का ये प्रोजेक्शन है। सेज रिफाइनर्स में नीड टू ट्रिम कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान
जो कि आगे प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जैसे सेक्टर्स जो कि अब क्रूड ऑयल और डीजल पर जो भी एक्सपेंशन प्लान ला रहे हैं, अब उसको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में 1.5% की रेट से पर ईयर जो क्रूड और ऑयल हैं, डीजल और पेट्रोल, उनकी डिमांड डिक्रीज होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। पैनल टू टेक कॉल ऑन मोर एलोकेशन टू PLI Pharma। So PLI stands for Production Linked Incentive Scheme। ये लाई गई थी कब? ये पैंडेमिक के टाइम में, आत्मनिर्भर भारत के टाइम पर लाई गई थी, और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल जो सेक्टर्स हैं, मोबाइल जो प्रोड्यूस करने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके लिए लाई गई थी लेटर ऑन। इस PLI स्कीम को बहुत जगह एक्सपेंड कर दिया गया, क्योंकि इसका सीधा सीधा पर्पज़ ये था कि इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब बनाना। पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो एंटी चाइना सेंटीमेंट्स डेवलप हुए थे, उसको लेकर के जो कंपनी से वर एक्चुअली टेंड टू डाइवर्सिफाई देयर सप्लाई चेन, और उसमें इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है, क्योंकि मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि जनरली इकॉनमी जो होती है वो एक इस तरह के ग्रोथ से आती है कि प्राइमरी सेक्टर पहले ग्रो करता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करता है, फिर टर्शरी सेक्टर ग्रो करता है। बट इंडिया के केस में क्या हुआ है, इंडिया प्राइमरी से सीधे सीधे टर्शरी सेक्टर पर चला गया है। द सेकेंडरी सेक्टर और द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज मिसिंग इन केस ऑफ इंडिया, एंड दैट इज़ वाई जो हमारी डिपेंडेंसी है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को लेकर के, वो चाइना जैसे इकोनॉमीज़ पर ज़्यादा है। और अगर फार्मा की बात करें, फार्मा का तो 60% जो API है हमारा, API स्टैंड्स फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मेडिसिन, किसी भी ड्रग का, डिज़ायर इफेक्ट जनरेट करता है। इसकी डिपेंडेंसी हमारा चाइनीज़ मार्केट पर भी है। तो फार्मा सेक्टर में भी PLI को प्रमोट करने की बात करी जा रही है। अ पैनल हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा विल एग्जामाइन एलोकेटिंग मोर फंड्स टूवर्ड्स द वैक्सीन प्रोडक्शन टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो एलोकेशन है PLI फार्मा को, वो भी इंक्रीज करना चाहिए। तो फिलहाल जो पैनल की रिकमेंडेशन है वो यही है कि वैक्सीनेशन और ड्रग का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, स्पेशली COVID-19 का जो वैक्सीनेशन है उसको बढ़ाने के लिए PLI में ज़्यादा एलोकेशन की ज़रूरत है। तो द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल हैज़ अर्ज्ड द टॉप गवर्नमेंट पैनल टू प्रोवाइड एडिशनल फंड ऑफ अराउंड 3,000 crore अंडर द स्कीम ऑफ फॉर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, उसके अलावा 3,000 करोड़ की और डिमांड करी जा रही है अंडर PLI फार्मा स्कीम। लेट अस सी हाउ गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड टू दिस डिमांड, अगर गवर्नमेंट एलोकेट करती है कि नहीं करती है। और डेफिनेटली एलोकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत सारी जो, अगर हम बात करें इंडिया में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर नाउ रेडी टू एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं अब जो डिमांड है वो सैचुरेट हो रही है। अब जो लेफ्ट आउट है केवल उन्हीं को वैक्सीनेशन देना है। तो अब चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो अदर कंपनीज़ हों जो कि वैक्सीन प्रोड्यूस करती हैं इंडिया में, अब दे ऑल आर सेट टू एक्सपोर्ट एंड अर्न द प्रॉफिट। तो इस तरह की जो PLI फार्मा स्कीम में जो एलोकेशन बढ़ेगा, दैट विल help them to export more and more at cheaper rate. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.